वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 17 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 17 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 3 का 20वां गुणज है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 6 और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन हमको पता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर दूसरी नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या होता है एलसीएम। यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 3 का 20वां गुणज है। यानी एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम दिया गया 3 का 20वां गुणज, यानी 3 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एलसीएम कितना आ गया, 3 दूना 6 यानी 60। एचसीएफ यहाँ दिया गया 6, एक संख्या दिया गया 12, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऊपर फॉर्मूला में पुट करते हैं तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमको निकालना है यानी सेकेंड नंबर बराबर कितना दिया गया एचसीएफ दिया गया 6 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आ गया 60। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 से काट दिए, 6 दूना 12, 2 से 60 कट जाएगा 30 मरते, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 30। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो बॉक्स ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेट में पैक किया जाना है जो बॉक्स में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बॉक्स ए और बी पूरी तरह से भर जाए। तो क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट नंबर चाहिए, एक बैग में रखना है, यानी एक बैग में 85 और कितना 68 को इस तरह से कंबाइन करना है कि एक बैग में जितनी संख्या रखे उसको उतना ही बैग आसानी से इन दोनों को भर ले ए और बी में। तो हमको क्या करना होगा, 85 और 68 का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो 85 और 68 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस देख लीजिएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 17, 17 से अगर दोनों संख्या कट रहा है तो वही एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों संख्या आसानी से 85 भी कट रहा है और 68 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ कितना आ गया 70। पूछ रहा है तो उस पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जा सकते हैं, तो 70 नग, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट, एक वाहन अपने समान चाल से एक चौथाई चाल से चल रहा है, उसे अपने गंतव्य पे पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। उस दूरी को तय करने हेतु उनका समान समय क्या है। देखिए, एक डिस्टेंस सेम हो, यहाँ से हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, यानी ए से बी तक जाना है। ए से बी तक यानी डिस्टेंस सेम हो। हमको पता है डिस्टेंस जब सेम होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस सेम होने पे स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, एक वाहन अपनी चाल के से एक चौथाई चाल से चलता है। मान लीजिए पहले एक वाहन का स्पीड कितना था, स्पीड कितना था 4 यूनिट था, फिर वह उसका चल कितना रहा एक चौथाई से, यानी दूसरा अगला कितना हो गया, एक का स्पीड से चलेगा। ये दिया गया स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:4। अब क्या करा, अपने गंतव्य पे पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। पहला वाला 1 यूनिट लेता था, दूसरा 4 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 45, यानी 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 15। हमसे पूछ रहा है तो उसी दूरी को तय करने हेतु समान समय क्या था, एक्चुअल टाइम कितना था 1 यूनिट, यानी 15 मिनट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए।
लिख रहा है ए, बी और सी का औसत वजन 77 केजी है। ए और बी का औसत वजन 68, बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है। तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। एक पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं और उसके बाद एडवांस तरीका भी हम लोग सीख लेंगे। क्या कर रहा है, ए और बी का, ए बी सी का सबका औसत वजन कितना दिया गया है 77, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का अगर एक साथ निकालेंगे तो इस एवरेज से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 या 21 हासिल 2, 7 या 21 22 21 यानी 231 हो जाता। लेकिन ए और बी का औसत कितना दिया गया है, ए प्लस बी का अगर एवरेज देखिएगा तो ये आपको दिया गया कितना 68। 68 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13 136। बी और सी का एवरेज दिया गया है कितना, बी और सी का एवरेज दिया गया 83। तो इसका सम निकालिएगा तो 3 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक बी इसमें एक्स्ट्रा है तो प्लस बी एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन तीनों का जब सम कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 6 6 12, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल है 1 1 2 2 1 3 यानी 302। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 231, यहाँ पे लिख सकते हैं 231 थ्रू 31 प्लस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 302, कितना 302। यहाँ से हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, बी बराबर कितना हो जाएगा 302 माइनस कितना हो जाएगा 231, 302 में से 231 घटाएगा, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7 यानी 71। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। अगर आप इसी प्रश्न को अगर आप एडवांस इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया गया, ए बी और सी का एवरेज कितना दिया गया 77, और ए और बी क्या कर रहा है, ए बी है और बी और सी है, बी और सी है। ए और बी का एवरेज होना कितना चाहिए था, एवरेज होना कितना चाहिए 77 है, एवरेज कितना 68, यानी कितना कम है तो देखिएगा 8 2 10, ये कितना कम है, 8 2 10 10 8 1 9, -9 का एवरेज कितना कम है -9। इन दोनों में देखिएगा बी और सी में होना कितना चाहिए था 77, है कितना 83, यानी एवरेज से यह कितना ज्यादा है तो आप देखिएगा +6 ज्यादा है। यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। ये देखिए ये 9 कितना संख्या में कम है, 2 संख्या में, यानी ओवरऑल कितना कमी आ गया 9 दूना 18 -18। इस कितना बी और सी दो में कितना का वृद्धि हो गया +16 यानी 6 दूना 12। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो -6 यानी एवरेज से यह -6 क्यों आया, क्योंकि बी को यहाँ पे 2 बार लिया गया, यानी बी का वैल्यू कितना होगा 77 -6, 77 में से 6 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा 71, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 71 किलोग्राम। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है रमेश एक सोफा सेट का अंकित मूल्य पे 25% छूट की साथ 15% का अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 है तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है। देखिए क्या करा है 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25 चौको 100 1/4, ठीक है। और 15% का अतिरिक्त छूट देता है, यहाँ से 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, ठीक है। ये 5 का कितना गुना है तो 3 गुना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/20, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया कितना 3/20। क्लियर है। अब क्या कर रहा है रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य, यानी मान लीजिए उस सोफा सेट का अंकित मूल्य ₹1 है, उस पे क्या करता है 25% का छूट, यानी 4 में 1 का छूट दे रहा है तो बेच कितना पे रहा 3/4 पे। फिर क्या करता है उसको, फिर एक अतिरिक्त छूट कितना का देता है 15% का, यानी 20 में 3 का छूट दे रहा है, यानी ये कितना में बेच रहा है 17/20 में। जब दोनों का डिवाइड कैलकुलेट किया जाता है वह विक्रय मूल्य कितना के बराबर आ रहा है 12,750 के बराबर आ रहा है 12,750। बस इसको सॉल्व कर देना। अब देखिए कैसे काटिएगा, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये आ जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 4250 आसानी से। अब देखिए इस 17 से काटिएगा तो 17 दूना 34, 2 मरते 34, 105 आ जाएगा, यानी 17 पचे 105 यानी 250 यानी 250, यानी अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 250, 250 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80, 4 दूना 8 80, या इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 8 पचे 40, 8 दूना 16 4 20 यानी 2000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा।
कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है मिताली और शबनम के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। यदि शबनम की वर्तमान उम्र और मिताली के 5 वर्ष के बाद की उम्र का अंतर 13 वर्ष हो जाए तो वर्तमान में मिताली और शबनम की उम्र का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो भी संख्या आएगा कितना होगा वर्तमान में, क्या मिताली और शबनम की उम्र कितना, 4 और 7 को ऐड कीजिएगा, 7 3 10 11, यानी जो भी संख्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। यानी केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? लेकिन इसको बनाने का बात कहा जाए तो देखिए, शबनम और मिताली का वर्तमान एज कितना दिया गया? सेम। एक तरफ कौन है? मिताली है, दूसरी तरफ कौन है? शबनम है। मिताली का कितना दिया गया? 4x, तो शबनम का हमने मान लिया 7x। ठीक है, अब क्या करा है, यदि शबनम की वर्तमान उम्र तथा मिताली के 5 वर्ष के बाद की उम्र, शबनम का वर्तमान उम्र कितना है? 7x है, और मिताली के परसेंटेज कितना है? 4x, और 5 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? 4x + 5। इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है? 13 के बराबर है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, 7x - 4x - 5 बराबर कितना आ गया? 13। यानी 4 3 7, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा 15 8। यानी x बराबर कितना? 3 छक 18 24, यानी x का वैल्यू आ गया 6। हमसे पूछ रहा है वर्तमान में मिताली और शबनम की उम्र का योग, यानी वर्तमान में उम्र कितना हो गया? 6 और 7 कितना हो गया? 11x। हमसे पूछा है 11x का वैल्यू 11 और x का वैल्यू कितना आ गया? 6, यानी 66 ईयर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 बॉक्सों का औसत वजन दिया गया 120 किलोग्राम। यदि 18 नए बक्से जोड़े जाते हैं तो नया औसत 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। 18 नए बक्सों का औसत वजन क्या कीजिए। देखिए क्या क्या, 14 बक्सा दिया गया, उसका एवरेज कितना दिया गया? 120 किलोग्राम। अगर 18 बक्सा भी 120 किलोग्राम का लाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसके लाने से क्या हुआ, औसत में 6 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। यानी सब में 6 किलोग्राम का वृद्धि हो गया, यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हो गया ये हम देख सकते हैं। यानी अगर वो 18 बक्सा का वजन वेट कितना हो जाएगा, 18 बक्सा का 18 बॉक्स का वेट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वह 120 किलोग्राम लाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने 120 तो लाया ही, साथ में एक्स्ट्रा कुछ लिया है, जिससे उसमें क्या हुआ, सब में 6 का वृद्धि हो गया। यानी पहले बक्सा 14 था, अब 18 आ गया। यानी 14 और 18 कितना हो गया? 32, टोटल 32 बक्सा, प्रत्येक में कितना का वृद्धि? 6 का वृद्धि। यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हो गया? तो आप देखिएगा 120 प्लस 6 दूना 12, 6 18 19, 192 का वृद्धि हो गया। यानी टोटल एक्स्ट्रा के साथ वो एक्चुअल में कितना उसका वजन हो गया? 2 9 2 11, 1 2 1 3 312। यानी वह 18 बक्सा जो था अपने आप से 312 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया था। कितना? 312 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया था। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो 18 नए बक्से का औसत वजन कितना होगा? यहाँ देखिए एवरेज से वो कितना ज्यादा लेके आया, एवरेज से 192 एक्स्ट्रा ज्यादा लेके आया था। यानी 120 तो एवरेज आ ही रहा था, लेकिन उसने 192 एक्स्ट्रा लेके आया। तो ये कितनी बक्सा में? 18 बक्सा में। 18 से डिवाइड कर दिया 192 को, तो ये आ जाएगा आपको कितना? 10.66, यानी 10.66 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया। यानी एवरेज से इतना ज्यादा हो गया प्रत्येक में। यानी 120 प्लस 10.66 अगर करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 130.66 किलोग्राम। यानी 130.66 को आप लोग लिख सकते हैं कितना? 131 किलोग्राम। यानी 18 बक्से का औसत वजन कितना आ जाएगा? 131 किलोग्राम। कितना? 131 किलोग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस बात को आप आसानी भाषा से, यही तरीका है, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करते तो वो भी सॉल्व हो जाता। कितना? 14 बॉक्सों का औसत वजन दिया गया है, यानी 14 का कितना दिया गया? 120, यानी 14 × 120, ये आ जाता टोटल एज। टोटल अब क्या करा, 18 नए बक्से जोड़े जाते हैं तो नया औसत 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी पहले
देखिए तो ये आ गया 14 का, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 0, 14 दूना 28 की 8 हासिल 2, 14 15 एक 16, यानी 1680। 18 और 14 कितना हो गया 32, 32 में मल्टीप्लाई कितना, पहले 120 था अब 6 किलोग्राम का वृद्धि हो गया, यानी 126। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 32 में 126 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, 126 मल्टीप्लाई 32 करेंगे, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 2, 2 6 से 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 3, यानी ये आ जाएगा 2, 8 2 10 3 13, 7 3 10 के 0 हासिल 1 3 1 4, यानी 4032 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस 18 बक्से के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा डिफरेंस कितना 2, ये आ जाएगा 8 2 10 और 10 11 12 13, ये आ जाएगा 5 8 5 13, यानी 5 आ जाएगा ठीक। और यहाँ से काटिएगा तो ये आ जाएगा कितना 5, ये आ जाएगा कितना 8 5 13, ये आ जाएगा 9 6 3 9 3 आ गया, ये आ गया 3, 3 में से गया 2, इसको क्या कीजिए 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 से डिवाइड किया 18 18 36, यानी 131 131 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 131 किलोग्राम। आप इस तरह से बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है लक्ष्मण को कुछ संतरे 3 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचने में 20 रुपया का नुकसान होता है। यदि वह 3.25 रुपए प्रति संतरा बेचता है तो 30 रुपया का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए लक्ष्मण लक्ष्मण ने कुछ संतरे 3 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। मान लीजिए उसने कुछ संतरे, यानी संतरा हम लोग मान लेते एक संतरा खरीदता है और वह क्या करता है 3 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, यानी एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x। ठीक है। और फिर क्या करता है 20 रुपया का नुकसान होता है। अगर 20 रुपया उसको और प्राप्त हो जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 20 रुपया उसको और प्राप्त होता है तो ये क्या होता है उसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाता 3 रुपए के। लेकिन यदि वह 3.25 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेचता, यानी एक संतरा को 3.25 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचता तो 30 रुपया का लाभ होता। इसमें से 30 घटा देंगे तो उसके पास क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यानी 3x प्लस 20 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं x 3.25x माइनस 30 लिख सकते हैं। ये माइनस इधर आके प्लस में आ जाएगा 50 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3x इधर आके माइनस है 0.25x, यानी इस पॉइंट को हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 दूना 50 दो मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। उसने उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या कितना था 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर एग्जाम में बनाना हो तो देखिए कुछ संतरे 3 रुपए के हिसाब से खरीदा, अब 20 का नुकसान, यहाँ लॉस चल रहा है यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, यानी इन दोनों का सम कर दीजिए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, यहाँ 3.25, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए 0.25 यूनिट का वैल्यू आ गया 50, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो 100 नीचे आ जाएगा। 50 25 दूना 50 दो मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, यानी उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या कितना 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रमन के पास विभिन्न मूल्यवान की निश्चित संख्या के सिक्के हैं। यदि उसके पास 1 रुपए के सिक्कों की का दो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से अनुपात 7:9, यानी 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है 2 रुपया का सिक्का है और कितना का रहा है और 5 रुपए की सिक्का है, ठीक है। उनका रेशियो दिया गया 1 और 2 का अनुपात दिया गया कितना 7:9, ठीक। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के साथ कितना 9:8, यहाँ भी 9 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, सिंपल सी बात है। रमन के पास 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 28, यानी 1 रुपए के सिक्कों की 7 सिक्का है, यानी उसके पास टोटल 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 7, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि 1 रुपए के कुल मूल्य कितना है 7, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 7, और 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया 28, यानी 7 चौक 28, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4। हमसे पूछ रहा है तो 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, 5 रुपए के 8 सिक्का, यानी टोटल 8 बचे 40 यूनिट होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो 40 × 4,
यानी 4 चौके 16 यानी 160, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है रणदीप अपनी कुल आय का 18% घर के किराए पे और बाकी का 70% घरेलू खर्च पे खर्च करता है। यदि वह 2,460 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय कितना है? यानी उसने टोटल कितना रुपया बचत किया वह याद करना है। देखिए 18% का फ्रैक्शन वैल्यू, 18% क्या करता है? वह कुल आय का 18% किराए पे खर्च करता है। 18% जब खर्च कर देगा तो बचत कितना पे करेगा? यानी 18 खर्च कर देगा तो नॉर्मल सी बात है, तो वह बचाएगा कितना? ये 8 2 10 2, ये आ जाएगा कितना? 9 में से गया 1, यानी 82% का बचत करेगा। ठीक है, 18% खर्च कर देगा तो सेव कितना करेगा? 82%। फिर क्या कर रहा है? बाकी का 70% घरेलू खर्च पे खर्च कर देता है। अगर 70% खर्च कर देगा तो सेव कितना करेगा? 30%। अब यही टोटल सेविंग कितना दिया गया? 2,460 रुपया। यानी उसका कुल आय कितना? मान ली इनकम आय रुपया है, ठीक है, वह कितना? 82% सेव कर रहा है। आय का 82% जो प्राप्त हो रहा है उसका फिर वह 30% और सेव कर रहा है। वह सेविंग कितना के बराबर आ रहा है? 2,460 रुपया के बराबर है। इससे जीरो से जीरो का आंसर ये काट दीजिए। 4 दून 8 41, ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 8 मरते 3 दूना 6, 820 मरते जिससे काटिएगा तो 2 मरते कट जाएगा आसानी से, यानी 20। यहाँ से इनकम बराबर आई बराबर कितना आ जाएगा? 50, 20 मल्टीप्लाई 500, 20 मल्टीप्लाई 500, यानी 5 दूना 10, 10 पे कितना? 1 2 3 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रमिक 2 छूट मिलने के बाद 500 में एक ईयरफोन मिला जिसका अंकित मूल्य 1,000 है। दूसरा छूट 20% हो तो पहला छूट ज्ञात कीजिए। देखिए 1,000 रुपया का सामान है, वो हमको कितना में मिल रहा है? तो मिल रहा है 500 रुपया में। यानी हमको ओवरऑल कितना का छूट मिल रहा है? 500 रुपया का छूट। 500 रुपया का छूट कितना पे मिल रहा है? 1,000 पे। यानी ओवरऑल अगर परसेंटेज छूट देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ओवरऑल परसेंटेज कितना? 50% का छूट मिल रहा है। कितना? 50% का छूट। लेकिन यह 50% का छूट मिला किस तरह से? पहला एक छूट 20% का मिला तो दूसरा छूट कितना होगा? तो नॉर्मल सी बात है, एक छूट 20% का मिला है, दूसरा छूट कितना होगा? पहला 20, दूसरा एक छूट होगा। प्लस माइनस माइनस 20 कितना होगा? प्लस 20 छूट होगा। यानी एक क्या कर रहा है? 20% का छूट, और दूसरा क्या कर रहा है? यानी यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कितना? देखिए 20 माइनस प्लस ए माइनस 20 इंटू ए बटा 100 लिख सकते हैं। बराबर कितना के बराबर? 50% के बराबर, 50 के बराबर। जब इसको सॉल्व किया 20 25 100, 5 मरते 5 ए माइनस ए कितना आ जाएगा? 4 ए, 4 ए बटा 5। ये 20 प्लस में तो इधर आज के माइनस में आ जाएगा, यानी 50 में से 20 जाएगा तो 30। ये 4 ए बराबर कितना लिख सकते हैं? 5 ए 15, 150, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 150/4। 150/4 होता है कितना? 37.5%। यानी करेक्ट दूसरा छूट कितना होगा? यानी पहला पहला छूट पूछ रहा है, यानी 37.5%। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि एल बराबर एम प्लस एन है तो एल क्यू माइनस एम क्यू माइनस एन क्यू का वैल्यू क्या होगा? आपको एक अलजेब्रा का एक कंडीशन पता होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। क्या होता है? 3abc। ये कंडीशन आपको पता है तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? एल हमको क्या दिया गया? ए के जगह पे एल दिया गया है, बी के जगह पे क्या दिया गया? माइनस एम दिया गया है, सी के जगह पे क्या दिया गया? माइनस एन दिया गया। ठीक, और एल की जगह पे वैल्यू कितना दिया गया? एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन लिख सकते हैं। एल की जगह पे माइनस एम माइनस एन, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, यानी रिजल्ट कितना आ गया? 0। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पे क्या दिया गया? ये प्लस बी की जगह पे क्या दिया गया? माइनस एम, और सी की जगह पे क्या दिया गया? माइनस एन। ठीक है, इन तीनों का सम 0 हो गया तो हमको रिजल्ट कितना होगा? 3abc। 3abc यानी 3 मल्टीप्लाई ए की जगह पे एल माने हैं,
बी की जगह पे माइनस एम होगा और सी की जगह पे क्या होगा माइनस एन। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3l m n, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 49 के पावर 43 माइनस 1 को पूर्णतः विभाज्य किया जा सकता है, यह किससे डिविजिबल है। आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। कौन सा कंडीशन, x की पावर a चाहे a के पावर n माइनस b के पावर n, वेयर n इज इवन नंबर। n क्या होगा, इवन नंबर हो। जब n सम संख्या हो, ये जो संख्या है a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। किससे, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ये वाली संख्या आसानी से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, 49 के पावर कितना दिया गया, 43 माइनस 1। अगर यह इवन होता तब तो हम ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ऑड है। अगर आप 49 को देखिएगा तो ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 7 का स्क्वायर, इसके पावर कितना दिया गया 43 माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी इस बात को लिख सकते हैं 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी 86 माइनस 1। देखिए ए की जगह पे 7 है, 7 के पावर कितना है 86, यानी ये क्या है, इवन नंबर है। 1 के पावर ये भी 86 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वह संख्या क्या होगा, 1 ही होगा, यानी पावर इवन है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, तो आप देखिएगा ये संख्या 7 प्लस 1 और किससे, 7 माइनस 1 दोनों से डिविजिबल होगा। यानी 7 प्लस 1 यानी 8 से, या 7 माइनस 1 6, यानी किसी से भी डिविजिबल हो जा सकता है। और ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन बी कितना दिया, 8, यानी किससे डिविजिबल है, तो 8 से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है ओमकार, कुणाल और प्रतीक की आय का अनुपात दिया गया है ये, और उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। यदि ओमकार अपनी आय का 20% बचाता है तो ओमकार, कुणाल और प्रतीक की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो कोई एक कंडीशन को लेके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तरफ ओमकार है, कुणाल है और क्या प्रतीक है। इसकी इनकम का है, इनकम दिया गया कितना 10x 10x, रेशियो कितना दिया गया 11x, और प्रतीक का कितना दिया गया 9x। और उसके बाद क्या दिया गया, इनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया, तो 16y मान सकते हैं, 16y 12y और कितना 9y। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि ओमकार अपनी आय का 20% बचत करता है, तो बचत क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग होता है। किसके बारे में कर रहा है, ओमकार के बारे में। ओमकार का इनकम कितना है 10x है, और एक्सपेंडिचर कितना है 16y है, और यह सेविंग कितना करता है, सेविंग यह ओमकार अपनी आय का, आय उसका कितना है 10x है, 10x का वह 20% सेविंग कर लेता है। लिख सकते हैं आसानी से 20%, यानी डबल जीरो से डबल जीरो से कैंसिल। यहाँ से आप देखिए ये 2x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 16y। यहाँ से x बटा y हम लोग निकाल सकते हैं कितना, ये आ जाएगा 16/8, 16/8 यानी 8 दूना 16, यानी 2/1, यानी x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ओमकार, कुणाल और प्रतीक की बचत का अनुपात। तो सबसे पहले इनकम का देख लीजिए, ओमकार, कुणाल और प्रतीक, इसके इनकम का रेशियो कितना हो गया, ये देखिए एक्स के जगह 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 रुपया कमाता है। कुणाल कितना रुपया कमाता है 22 रुपया, और प्रतीक कितना रुपया कमाएगा 18 रुपया। और एक्सपेंडिचर का बात किया जाए तो ओमकार 16 रुपया खर्च करता है, ओमकार 16 रुपया। कुणाल का बात कीजिए तो ये 12 रुपया खर्च करता है, और प्रतीक 9 रुपया खर्च करता है। तो सेविंग क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 10 यानी 4, इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 10, और इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 9, यानी 4:10:9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है धनंजय एक पानी के हीटर को 7,440 में बेचकर लागत मूल्य का 24% लाभ अर्जित करता है। यदि पानी के हीटर का लागत मूल्य 5% से बढ़ता है तो वह सामान्य लाभ अर्जित करना चाहता है। तो अनुमानित नया प्रतिशत लाभ क्या कीजिए। देखिए उसने क्या किया,
7,440 में बेच के 24% का प्रॉफिट अर्जित करता है, यानी 24% प्रॉफिट करने का मतलब 124%। 124% का वैल्यू कितना दिया गया है? 7,440। ये 124% का 7,440, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आसानी से 6 मरते, यानी 60 मरते, यानी 1% का वैल्यू आ गया 60। हम उसको 100% निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी उस वस्तु का क्रय कितना हो जाएगा? 60 पे कितना? डबल जीरो, यानी उस वस्तु का हो गया क्रय 60,000। अब वो प्रॉफिट कितना कमाता था पहले? अब देखिएगा, प्रॉफिट वह पहले 6,000 का सामान को उसने कितना में बेचता था? 7,440 रुपया में बेचता था। उसको प्रॉफिट कितना हो जाता था? आप देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 0। 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 4 गया 5, ये हो गया। देखिए 1 मिनट उल्टा कर दिए। हमको क्या प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग एसपी माइनस सीपी। एसपी एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी कितना? 7,440 रुपया। उसमें से कॉस्ट प्राइस कितना है? 6,000। 6,000 को घटा लीजिएगा तब ना सेविंग निकलेगा। ये सेविंग हो जाएगा 0, 4, 4, 1, 1, 1,440 रुपया वह प्रॉफिट कमाता था पहले। अब कह रहा है कि आज भी वह समान लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि पानी के हीटर का लागत मूल्य 5% बढ़ जाता, पहले वह 100 यानी 6,000 में खरीदता था, तो अब उसको कितना में खरीदना होगा? 5% ज्यादा, यानी 105/100। 6,000 का 105/100 निकालिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 0, 6×5 = 30, यानी 6,300 रुपया का सामान। और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,440 रुपया का प्रॉफिट। कितना? 1,440 रुपया का प्रॉफिट। कितना पे? 6300 पे, यानी वह कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? देखिए 6 3 9, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा आसानी से। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 3 6 12, 3 8 24, 48, 8 2 10 2 12, 3 से कट जाएगा 3 7 21, 7 मरते। ये 3 से काटिएगा 3 का 3, 3 6 18, 160 मरते। 160/7 कीजिएगा तो 7 दूना 14, 2 14 15 16 2, यानी 7 दूना 14, तो 7 21, यानी 22.8%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से क्या चाहिए? अमाउंट प्राप्त करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 10%। टाइम कितना दिया गया? 2 ईयर। टाइम कितना दिया गया? 2 ईयर। लेकिन हमको यह कैलकुलेट कैसे करना है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर देंगे, यानी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कितना? 5%। और टाइम कितना लेंगे? 2 दूना 4, यानी 4 ईयर का। 4 ईयर नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग यहाँ 4 मान लेते हैं, 4 पार्ट। अब यहाँ से हमको अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। यहाँ से प्रिंसिपल कितना दिया गया? 6500। 6500 इंटू 1 + आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 5%। 5/100, पावर टी कितना हो जाएगा? 4 मरती, यानी 5 से काट जाएगा, 5 दूना 10, 20 से 21, यानी यहाँ आ जाएगा कितना? 6500 मल्टीप्लाई 21/20। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 21/20, फिर मल्टीप्लाई करना है 21/20 और कितना से? 21/20 से, यानी ये 4 बार मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ से आप केवल यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कीजिए? डबल जीरो से डबल जीरो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 13 × 5 = 65। 5 से काटिएगा 5 दूना 5 चौक 20, 4 मरते, 4 मरते आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे कितना, ऊपर कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 21 की पावर 4, 21 की पावर 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 दूना 32, 320, यानी 320 से डिवाइड कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको लमसम में वैल्यू देगा कितना? 7900, 7900 के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 441।
फिर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 441 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जितना रिजल्ट आएगा 441 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये लमसम में आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 4 एकम 4 यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे बहुत आसान सा भाषा में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको सॉल्व कीजिएगा, आप इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए, आप आसानी से इसमें 13 से मल्टीप्लाई करके 320 से डिवाइड कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पे 4 वर्ष में इतना रुपया और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई साधारण ब्याज पे कोई पैसा लिया जाता है, वह क्या होता है, 4 वर्ष में 7,656 रुपया और 5 वर्ष में 8,120 रुपया हो जाता है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए 4 से 5 वर्ष यानी 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8,120 माइनस कितना हो जाएगा, 7,656। 7,656 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ये आ जाएगा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, 4 ये कैंसिल, यानी 646, 464, ये आ गया कितना 1 साल का इंटरेस्ट। हमको क्या पूछ रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर 1 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 4 साल का हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आसानी से। 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। अब कोई कह रहा है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। 4 ईयर का इंटरेस्ट ऐसा ही कितना हो जाएगा, 464 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये दिया गया 4 साल का अमाउंट दिया गया, 4 चौक 16, 6 चार के 24, 24 एक 25 के 5 हासिल 2, 4 चौक 16, 17 के 18, 1500, 1856, यानी 7,656 रुपया। ये इंटरेस्ट कितना दिया रहा था, 1856 रुपये, यानी ये 0 0, 8 दूना 16, 8, ये हो गया 6 में से 1 गया कितना हो गया 5, यानी 5800। ये कितना आ गया, ये आ गया आपको प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5800 रुपया प्रिंसिपल है, 5800 रुपया प्रिंसिपल है। रेट ऑफ 1 साल में 464 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त होता है, गुने 100 कर दीजिए, इसे इंटरेस्ट निकल जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, 8 64, 4 64, 8 5 40 46, यानी 8 मरते आसानी से कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये है सिंप्लीफिकेशन का। जीए के व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को सिंप्लीफाई कीजिए और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आप पीछे से सॉल्व करते जाइए। यहाँ से देखिए, जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि x को मल्टीप्लाई कीजिएगा y से, पहले ये वाला x को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा xy माइनस 3x, माइनस माइनस आ जाएगा कितना 3x², ठीक है, माइनस 3x² हो जाएगा। फिर देखिए y को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2y², -2y² आसानी से लिख सकते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6xy, आसानी से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x², माइनस क्या हो जाएगा xy, फिर प्लस क्या हो जाएगा xy, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस y², ठीक है, फिर प्लस करेंगे, इस x को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस कितना हो जाएगा xy। अब माइनस 3y उठाएंगे तो माइनस 3 दूना 6, 6xy माइनस 3y², आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कट सकता है, तो देखिएगा आप, देखिए यहाँ क्या करा है, -3x² है और कहीं पे x² है नहीं है, यहाँ प्लस xy है, यहाँ पे क्या दिया -xy है, तो इन दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया -y² और कहीं पे -y² है नहीं है, यहाँ पे देखिए -2y²। अब देखिए -3x² प्लस x², अब प्लस कितना है 2x², यानी यहाँ देखिए 2 को प्लस x², एक यहाँ x², यहाँ 3 को माइनस x², इन तीनों से आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -2y², यहाँ पे देखिए ये है -1y², यानी कितना हो गया -3y² हो गया, और यहाँ पे क्या दिया गया -3y², यानी क्या आ गया -6y², हम लोग लिख सकते हैं आसानी से।
-6y²। अब देखिए -6y²। अब देखिए 6xy, यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, यहाँ प्लस एक्स वाई है, यहाँ देखिए -6xy, यहाँ से इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया गया प्लस एक्स वाई, तो प्लस क्या हो जाएगा, +2xy आ जाएगा। अब देखिए सारा का काम कैंसिल हो गया, सब लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -2, माइनस कॉमन ले लेंगे या 2 लिख लेते हैं, 2y कॉमन ले लेंगे, तो 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x। ये वाला पहले लिख रहे थे, इस बात को रिवर्स पहले लिख लीजिए। क्या कीजिए, इस बात को अगर हम ऐसे लिख ले 2xy -6y² लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x-3y यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, 2y बराबर x-3y, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आपको यहाँ पे अलजेब्रा का इक्वेशन को तोड़ के सॉल्व करना था। क्लियर है। नेक्स्ट, एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसे उसने 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। उसकी तौल मशीन खराब थी और उसने बेचते समय वजन का 800 ग्राम तौलती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या होता है, जब वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा था, यानी सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या करे, एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, दर से बेचता है। बेचता कितना है, 40 रुपए के हिसाब से। अब खरीदा उसे कितना, 36 रुपए के हिसाब से खरीदा था, अब बेच कितना रहा था, 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है। और वह तौल मशीन खराब होने के कारण वह बेचते समय 800 ग्राम तौलता है। यानी कोई व्यक्ति 1000 लेने आता है तो उसको वह तौल के कितना देता है, 800 ग्राम। उससे वह पैसा कितना का लेता है, 1000 का, लेकिन वह बेचता कितना है, 800 ग्राम। यानी यहाँ भी प्रॉफिट कमा लेता है। यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 से काट दिया तो 8 पचे 40, 5 मरते। यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 36 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यानी 36 रुपया का सामान 50 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 14 का प्रॉफिट हो रहा है। 14 रुपया का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 36 रुपया पे हो रहा है। गुने 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा 7 दूना 14, 18 दूना 36, ये आ जाएगा 700/18। 700/18 कर सकते, इसको डिवाइड कीजिएगा या तो इसको काट दिए, 5 दूना 10, 9 दूना 18। यानी यहाँ से आप इस बात को लिख सकते हैं, 7 पचे 35, 350/9, 9 का 18 या 27, 3 मर से 27 लगेगा, 28 29 30, 28 29 30, 31 32 33 34 35, यानी कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। 9 नमा 81 लग जाएगा, 8 मरते 81 आ जाता है, 9 नमा 81, यानी हम क्या 8 मरते लगा सकते हैं, 38.89%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियां को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए, चाहे जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाएगा। पहले विद्यार्थी कितना, 720, यह रेशियो कितना में बटा हुआ, 3:5, यानी 5 या 3 कितना हो गया, 8। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 720। यानी यहाँ से 8 नमा 72, 9, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 90। यानी पहले वीक स्टूडेंट कितना था, लड़का बॉय था और गर्ल। ठीक, बॉय का वैल्यू कितना है, 9×27 270, और गर्ल का वैल्यू कितना है, 9×5 = 45 450। ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि 18 लड़की यानी लड़की की संख्या 18 इसमें वृद्धि हो जाए तो पूछ रहा है, तो लड़का कितना आ जाएगा, मान लीजिए बी बॉय आएगा, ए बॉय आएगा। यह रेशियो 2:3 में बदल जाएगा, बस इसको सॉल्व कर देना। देखिए 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 छक 18, 3 से काटिएगा 3 का 3 5 15, यानी 150 मरते। 2 से यानी यह आ जाएगा 270 प्लस के बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी 300 प्लस 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 300 प्लस 12, यानी यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा, 312। 312 माइनस कितना कर दे, 270। 312 में से 270 घटेगा तो 2, 7 3 10, यानी 4, यानी 42। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था तो वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
क्या करा है, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। वनराज है, वनराज का सन है, और वनराज का क्या है, डॉटर है, पुत्री है, ठीक है। यहाँ सन हो गया, यहाँ डॉटर। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, यानी वनराज की सन का आयु अगर x है तो वनराज का आयु कितना हो गया, 3x। और उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी डॉटर की आयु कितना है, x-3, क्योंकि ये वनराज की सन यानी पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि 3 वर्ष पूर्व यानी सब में 3 3 वर्ष की कमी कर देंगे, 3x-3, x-3, ये कितना है, x-6, इनका कमी करेंगे। 3 वर्ष पूर्व इन तीनों के आयु का योग 63 था, इन तीनों को जब सम करेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, 63 के बराबर, यानी 3 1 4 4 1 5 5x माइनस कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 1 10 2 12 -12 बराबर कितना दिया गया, 63, यानी 5x बराबर कितना हो गया, 3 2 5 6 1 7 75, यानी 5 से काटिएगा, 5 1 5 50 25 15 मरती, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 15। हमसे पूछ रहा है वनराज की वर्तमान आयु, वनराज की वर्तमान आयु कितना माने थे, 3x, यानी 3 × 15 15 × 45 45 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरे भाग में 2 की कमी की जाती है, और तीसरे भाग में 2 से विभाजित किया जाता है। तो प्राप्त परिणाम संख्या बराबर होती है। तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 68 को ए बी सी में डिवाइड कर देते हैं, किसमें, ए बी और सी में। अब क्या कर रहा है, पहले भाग में 2 की वृद्धि, यानी ए में अगर हम 2 का वृद्धि कर दें, ठीक है, और दूसरे भाग बी में 2 की कमी कर दे, बी में 2 की कमी कर दे, और सी में 2 से डिवाइड कर दे, सी में 2 से डिवाइड कर दे, तो ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। 68 को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी ए बी सी, यह जो 3 भाग है इनका सम कितना दिया गया, 68, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 68 लिख सकते हैं। हम सबको क्या करेंगे, ए के फॉर्म में लिख देंगे, यानी ए की जगह पे हम लिख सकते हैं, ए की जगह पे तो ए ही रहने देते, बी की जगह पे क्या करते, इन दोनों का यूज करेंगे, तो बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+4 लिख सकते हैं, a+4, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके बी की जगह पे a+4 लिख सकते हैं आसानी से, यानी a+4 प्लस सी, सी की जगह पे क्या करेंगे, इसको और इसको यूज करके सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर लिख सकते हैं 2a+4, 2a+4, यानी 2a+4 बराबर कितना दिया गया, 68, यानी 2 गो ए, यहाँ यहाँ कितना हो गया, 4a+8 बराबर कितना दिया गया, 68, यानी 4a बराबर कितना हो जाएगा, 60, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 15, a का वैल्यू 15। हमसे पूछ रहा है तीसरे भाग का मान क्या होगा। तीसरा भाग क्या माने थे, सी, सी का वैल्यू कितना आ गया, 2a+4, यानी 2c बराबर कितना हो जाएगा, 2a का जगह 15 +4, यानी 15 दूना 30 4 34, यानी 34, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि p और q सअभाज्य है तो p के पावर 7 और q के पावर 9 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF केवल 1 हो, HCF 1 हो, HCF 1 हो, और नो कॉमन, कोई भी कॉमन ना हो। यानी मान लीजिए p बराबर 2 मान लेते हैं, अब q बराबर हम लोग क्या मानते हैं, 3 मान लेते हैं। ये क्या सअभाज्य संख्या है। अब क्या करें, इसके पावर 7, यानी इसके पावर 7 की जगह पे हम कोई भी पावर डाल देते, अपने मन से कोई पावर अगर हम डाल दे, यानी p 2 के पावर 2 डाल दे, और q 3 के पावर 2 डाल दे। 3 के पावर क्या करा है, 7 8 1 9, 2 ज्यादा है, यानी कुछ भी डाल सकते, 2 ज्यादा है तो 4 डाल देते। 4 क्या है तो 3 ही डालो ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 डाल। 2 के पावर 2 की जगह तो 4 आ जाएगा, और 3 के पावर 3 की जगह 3 3 9 9 27, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए 1 मिनट, इसको देखिए हमने क्या किया, पावर को किस तरह से चेंजिंग करना है। यहाँ पे क्या करा है, पी और क्यू का कोई सा पावर लिया जाए जिससे उनका वैल्यू में कोई चेंजिंग
यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की पावर 2 ले लेते, 2 की पावर 2 लीजिएगा और 3 की पावर हमने क्या करते 2 लेते। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। देखिए 4 और 9 क्या है, सअभाज्य संख्या, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी p के पावर कितनों भी किया जाए तो वह संख्या क्या होगा, सअभाज्य संख्या के पावर कितनों भी करेंगे तो वह क्या बनेगा, सअभाज्य संख्या बनेगा। ये बात तो फॉलो कर रहा है, लेकिन किंतु वह भाज्य संख्या नहीं है। क्या यह भाज्य संख्या है, 4 है 2 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं है, यानी ये बात गलत हो जाएगा। क्या 9 भाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट रहा है, यानी सअभाज्य भी होगा और भाज्य संख्या भी होगी। यानी दोनों कंडीशन पता है, सअभाज्य उसको कहते हैं जिसकी कॉमन कोई ना हो, कॉमन कॉमन क्या हो, केवल एक होना चाहिए। और भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने से तो कटे ही, साथ में कोई अन्य कोई डिजिट से भी कट जाए, कोई भी डिजिट से कटना चाहिए, वह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यानी 4 भाज्य संख्या बन रहा है, यानी सह अभाज्य भी होंगे और भाज्य संख्या भी प्राप्त होंगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी कोई संख्या सह अभाज्य है तो उनका पावर कितनों किया जाए तो वह संख्या क्या होगा, सह अभाज्य ही प्राप्त होंगी। लेकिन वह संख्या सअभाज्य होंगे लेकिन साथ में वह भाज्य संख्या कहलाएंगी। कैसी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक को सिंप्लीफाई करना है, बस इसको सॉल्व करके आपको लिख देना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये रूट में इस बात को पहले सॉल्व कीजिए। इस बात को लिखिएगा कितना, 3x² माइनस 9×27 3x। अब देखिए माइनस क्या दिया गया, 9x² प्लस कितना दिया गया 2x प्लस कितना दिया गया 24 माइनस क्या दिया गया x3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए पावर देखिए यहाँ पे -9x² है और यहाँ +3x², इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा ये क्या हो जाएगा -6x²। ठीक है, इन देखिए यहाँ पे देखिए -27 है +2x है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा -25x। बस अब इसको एक जगह हम लोग लिख देंगे, एक जगह कैसे लिखेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे क्या जगह 24, यानी सबसे पहले 24 लिखा हुआ है, फिर प्लस या माइनस, देखिए सबसे छोटा पावर कौन सा होगा -25x, -25x। इससे बड़ा पावर कितना होगा -6x², -6x², उसके बाद उससे बड़ा -x3। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसके हिसाब से देख लेंगे, यानी 24 -25x -6x² -x3, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो व्यक्ति की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या कीजिए। देखिए क्या करा है, दो व्यक्ति की आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो मान लीजिए एक छोटा व्यक्ति होगा, एक स्मॉल होगा तो एक बिग होगा। छोटा वाला अगर हम x मान ले तो दोनों का अंतर 14 है, तब बड़ा वाला कितना हो गया x + 14, तभी तो इनका डिफरेंस निकालिएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, यदि 4 वर्ष पूर्व, यानी इसमें 4 की घटा दे, इसमें भी 4 को घटाइएगा तो x + 10 आ जाएगा। घटाने के बाद 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ये बड़ा व्यक्ति का आयु है, ये छोटे व्यक्ति की आयु का कितना 3 गुना के बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है, 3x - 12 बराबर कितना हो जाएगा x + 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x इधर आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 22, 2x का वैल्यू कितना आ गया 22, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 11। हमसे पूछ रहा है तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, छोटा व्यक्ति का वर्तमान आयु हमने x माना था, यानी 11 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी देखिएगा तो या तो ऊपर क्या होता है अंश होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है। यहाँ इस इक्वेशन में देखने पे सभी का अंश सेम है, जब अंश सेम हो, अंश सेम हो तो हर, हर के बारे में क्या करा, हर का जिसका मान बड़ा होगा वह संख्या क्या होगा छोटा होगा, जिसका मान बड़ा होगा वह संख्या छोटा, और जिसका मान हर में जिसका मान छोटा होगा वह संख्या क्या होगा बड़ा होगा, जिसका मान छोटा होगा वह संख्या बड़ा होगा। अब कह रहा है इनमें सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी छोटा होने के लिए हर को क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए,
यहाँ 152 है, यहाँ 150 है, यहाँ 155, यहाँ 153, यानी सबसे ज्यादा किसका वैल्यू 155 का, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।